सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी ताकत के साथ दौड़ी थी वो, लेकिन 2:35 की लोकल उसके सामने से ही धड़धड़ाती हुई निकल गई। अगली ट्रेन आने तक दम साधने के इरादे से बेंच की ओर रुख किया ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नंदिनी, एक पल के लिए उसे निहारती हुई आश्चर्य भरी खुशी के साथ उसने कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। अरे अपराजिता, तुम यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद कितनी बदल गई हूँ, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुम भी तो कितनी बदल गई हो, मुझे तो 2 पल लगे तुम्हें पहचानने में। 3 महीने पहले ही तो आई हूँ यहाँ। आंटी ने बताया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, पर निकलने से पहले उनसे तुम्हारे बारे में ज्यादा पूछ नहीं पाई। सोचा था जब इंदौर जाऊंगी तो जरूर पूछूंगी उनसे तुम्हारे बारे में, पर कितना अच्छा इत्तेफाक है कि उससे पहले ही तुम आज मुझे यहाँ मिल गई। नंदिनी का अगला सवाल आया, यहाँ कहाँ रहती हो? मैं तो मीरा रोड में। और तुम? लगता है आज इत्तेफाकों का ही दिन है। मैंने लगभग 3 दिन पहले ही मीरा रोड में एक फ्लैट खरीदा है और पिछले सप्ताह ही हमने वहां शिफ्ट किया है। नंदिनी के जवाब में खुशी महसूस की जा सकती थी। मैंने कोई 1 हफ्ता पहले ही यहाँ जॉब ज्वाइन किया है। रोज 2:35 की लोकल ही लेती हूँ, पर आज चूक हो गई। और तुम? मैंने आज हाफ डे लिया है। घर थोड़ा जल्दी पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन निकल गई। पर अच्छा ही हुआ, इतने समय बाद तुम जो मिली हो। अब अगली ट्रेन में एक साथ ही चलेंगे। कितनी बातें करनी है तुमसे, कितना कुछ पूछना है तुमसे और कितना कुछ बताना है तुम्हें। मुझे ऐसी बातचीत खासी पसंद है। लेखिका हूं ना, शायद इसीलिए अनुमान लगाने मिलता है और पात्रों को जानने का, किरदारों को गढ़ने का मौका भी सहज मिल जाता है, ऐसे ही बातों के बीच। इसी बीच अगली विरार ट्रेन आ गई। वो दोनों तो झटपट चढ़ी ही। पास उनकी बातें सुन सकूं, इसीलिए मैं भी लपक कर उनके सामने वाली सीट पर बैठ गई। यहाँ ये भी बता दूं कि कहानी तो आपको दिलचस्प सुनने को मिलेगी ही, पर ध्यान रखिए कि बीच बीच में आपको मेरे ख्यालात से भी रूबरू होते रहना होगा। हाँ, फिलहाल मेरी छोड़िए और उनकी सुनिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये पुरानी सहेलियां हैं और इनकी गपशप में चर्च गेट से मीरा रोड का 1.5 घंटे का सफर कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और बता, कैसी है तू? अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ नंदिनी, पर मम्मी कह रही थी कि शादी के बाद तुम। हाँ, नंदिनी बिल्कुल खुश नहीं थी। तुम तो जानती ही हो ना, मेरी कितनी इच्छा थी MBA के बाद नौकरी करूं। हाँ, वो तो है, पर तुम कोई जॉब ले पाती? इससे पहले ही तो अंकल आंटी ने तुम्हारी शादी कर दी थी। मैंने सोचा भी था कि शादी के बाद तुमसे बात करूं, पर फिर लगा कि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई होगी। यह कहते कहते 2 पल रुक गई नंदिनी, फिर बोली, सोचा था कि इंदौर आओगी तो बातें करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम इंदौर भी नहीं आई और इसी बीच मेरी नौकरी भी लग गई और शादी भी हो गई। हाँ, मम्मी से तुम्हारे बारे में पता चलता रहा, पर यहाँ किसके साथ रह रही हो? मेरे पति और बिटिया के साथ। अरे, लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारा डिवोर्स। हाँ नंदिनी, डिवोर्स मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई है। ये कहते हुए उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती लग रही थी। फिर एक गहरी सांस ली उसने, पर 2 ही पलों में जैसे खुद को पूरी ऊर्जा से समेटा और बोली, मैंने 4 महीने पहले दोबारा शादी की है। याद है, कॉलेज में हमारे सीनियर थे दीपक, उन्हीं के साथ। उसकी आवाज मेरी रूह तक उतर रही थी, क्योंकि आज भी तलाक के बाद महिलाओं का दोबारा शादी करना हमारे देश में बहुत आम नहीं है। इसलिए मेरे अंदर का कथाकार इस कहानी को तहों तक जानने को उत्सुक था। साथ ही मुझे यह डर भी सता रहा था कि इस स्लो लोकल में कहीं दूसरी बातूनी महिलाएं न चढ़ जाएं, वरना कई कहानियां तो अधूरी ही सुनाई देती हैं। फिर बैठे बैठे जोड़ते रहो उनके तारों को। कभी ये तार जुड़ जाते हैं और कभी बात ओपन एंड्स पर आकर खत्म हो जाती है। आखिरकार कहानीकार बेचारा क्या करे। ये कहानियां जब तक रोजमर्रा की जिंदगी से दिल छू लेने वाले किरदारों से नहीं निकलती, इनमें जान ही कहाँ रहती है।
पर शुक्र है कि समय दोपहर का था। हम फर्स्ट क्लास में थे और सोने पे सुहागा कि ये गर्मियों के दिन थे। कोच में कुल जमा 10 लोग। हालांकि उन सहेलियों के बीच पसरे 4 पलों के मौन ने मेरी सोच को वाचाल होने का अवसर दे दिया, पर नंदिनी फिर मुझे उसकी कहानी की ओर खींच लाई। दीपक? हाँ, दीपक बॉम्बे में है और उन्होंने शादी नहीं की है। ये तो मुझे पता था, पर तुम और वो कैसे? एक लंबी कहानी है यार, पर हमारे पास पूरे 1.5 घंटे का समय है डियर अप्पू, मुस्कुराते हुए नंदिनी ने कहा। सो तो है नंदू। उसकी मुस्कान में जैसे आशाएं खिल उठी। थोड़ी सी खामोशी के बाद उसने बोलना शुरू किया। बस यूं समझो कि दीपक मेरी जिंदगी में भी दीपक जैसा उजाला भर रहे हैं, वरना मैं अंधेरों में रहकर तो मैं जैसे जीने की आस ही खो बैठी थी। माँ बता रही थी कि बीच में तुम बहुत हताश थी। आई मीन हताश नहीं नंदिनी, मैं सिवियर डिप्रेशन में थी। सार्थक से शादी के कुछ दिनों बाद तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, घर में सब लोग मुझ पर ये दबाव बनाने लगे कि मैं नौकरी ना करूं। क्यों? क्या उनके हिसाब से आज के समय में भी महिलाएं नौकरी नहीं करती? यही तो बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके यहाँ लड़कियां नौकरी नहीं करती थी। मेरी दोनों नंदें शादी से पहले और शादी के बाद भी नौकरी करती रही हैं। बस मनाही थी तो मुझे, क्योंकि मेरे घर पर रहने से सभी को सहजता महसूस होती थी। हर व्यक्ति को हर चीज मेरे हाथ में मिलती थी, तो भला वो मुझे नौकरी क्यों करने देते? मुझे परेशानी ही इस बात की थी कि मेरे अस्तित्व को उनमें से कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में बात करो तो यही कहते थे सब कि पैसों की क्या कमी है जो नौकरी करना चाहती हो, पर वो ये नहीं समझते थे कि मैं अपनी प्रतिभा को दिशा देना चाहती थी। मन ही मन हीन भावना पनपने लगी कि इतना सब पढ़ लिख कर क्या कर रही हूँ। खाना पकाना, घर की साफ सफाई, बुरा इसलिए नहीं लगता था कि ये काम छोटे होते हैं, पर क्या ये काम घंटों तक चलते हैं? 2-3 घंटों में ये काम खत्म, फिर पूरा दिन घर में बैठकर क्या करो? शाम तक बस सबके लौटने का इंतजार करते रहो। बहुत समझाया सार्थक को, लेकिन ना वो समझने के लिए तैयार थे और ना ही उनके परिवार वाले। इस बीच कंसीव भी कर लिया, तो सोचा बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अरे, बच्चे होने के बाद चीजें ठीक हो जाती हैं, ये तो मिथ है अप्पू। बल्कि हमें तो तभी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जब सब कुछ ठीक हो, नहीं क्या? तू सच कह रही है नंदिनी। लोरी के इस दुनिया में आने के बाद तो स्थितियां और भी बिगड़ गईं। पहले ही प्रतिभा को कम आंक रही थी मैं। लोरी को संभालते संभालते भी इस बात की पीड़ा बढ़ती ही गई कि मेरी सहेलियां सभी कुछ ना कुछ कर रही हैं और मैं घर पर बैठी हूँ। मैं यही सोचती रहती कि क्या मेरी प्रतिभा का यही अंत है? धीरे धीरे मैं लोरी और अपने प्रति लापरवाह होने लगी और फिर घर के कामों के प्रति भी। उफ, ये मोबाइल तो हम कथाकारों के जानी दुश्मन हैं। कहानी के दिलचस्प मोड़ों में भी कम वक्त कहीं ना कहीं से बचते ही रहते हैं। वैसे फोन और मोबाइल ही नहीं, जहां कहानी अच्छे मोड़ पर पहुंचती है, कब, कौन और कहां से आकर टपक पड़ेगा आप नहीं कह सकते। और इसकी खींच लेखक जैसे रचनात्मक जीव को जानने वाले लोग अच्छी तरह समझते होंगे। हेलो। हाँ राहुल। नहीं, थोड़ा लेट हो गई। हाँ, 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। नहीं, मैं सब्जी लेती हुई आऊंगी, लेकिन तुम जैन वाले के पास से स्वीट्स ले आना। इतना समय नहीं बच पाएगा कि खीर बना सकूं। ओके। अच्छी बात रही कि नंदिनी ने शॉर्टकट में ही फोन पर बातों को निपटा दिया। फिर वह अपराजिता से मुखातिब होती हुई बोली, सॉरी यार, आज राहुल के बड़े भाई आ रहे हैं खाने पर, इसलिए राहुल का ही फोन था। तुम बताओ ना फिर। मेरे ससुराल में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि प्रतिभा का तिल तिल कर मरना मुझे अवसादग्रस्त बना रहा है। और जब उन्हें लगा कि अब तो मैं घर के किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रही हूँ,
तो साल भर की लोरी के साथ उन्होंने मुझे मायके भेज दिया। तुम अपनी ससुराल से लौट आई हो, ये बात मुझे माँ ने बताई थी। लेकिन संयोग देखो, जिस समय तुम घर आई उन 3 सालों में मेरा एक बार भी इंदौर जाना नहीं हुआ। उस समय राहुल शिकागो में थे और मैं भी अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ वहीं चली गई थी। हम दोनों महीना भर पहले ही वापस लौटे हैं। सच पूछो तो बहुत मन करता था तुमसे मिलने का, क्योंकि माँ कह रही थी कि तुम इतना डिप्रेस्ड थी कि किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरी सबसे प्यारी सहेली के बारे में यह सब सुनकर भला कैसे मन नहीं होता मिलने का, लेकिन इतनी दूर थी कि। पर फिर तुम दीपक से कैसे मिली? मुझे इंदौर लौटे 2 महीने हो गए थे और माँ बाप मेरा मन बहलाने के लिए अक्सर शाम को मुझे छप्पन ले जाया करते थे। वहीं एक दिन दीपक मिल गए। मैंने तो उनसे कोई खास बातचीत भी नहीं की, लेकिन उन्होंने पापा से हमारे घर का नंबर ले लिया और दूसरे दिन घर फोन करके पापा को उस होटल में बुला लिया जहां वो रुके थे। पापा से उन्होंने मेरे बारे में पूछा और सब कुछ जानने के बाद उन्होंने समझाया कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलवाएं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं काफी डिप्रेशन में हूं। अंकल समझ पाए उनकी बात को, इसीलिए पूछ रही हूँ अप्पू कि अपने यहाँ तो आज भी साइकियाट्रिस्ट का नाम सुनते ही लोग और रिश्तेदार सामान्यतः कह देते हैं कि फलां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। केवल यही नहीं कहते, वो तो अगले को पागल घोषित करने में देर नहीं लगाते यार। अब भी नहीं बदले हैं लोग। पापा को भी कुछ कुछ अंदेशा तो था मेरे डिप्रेशन पर अब तक इस बात को स्वीकारने में झिझक रहे पापा को भी लगा कि मेरी बीमारी मानसिक ही है और वे मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। वहाँ मेरी काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने पापा को बताया कि मुझे सीवियर डिप्रेशन है और इसका इलाज कराना ज़रूरी है। मेरा इलाज शुरू हो गया। शुरू में दी दवाइयों से तो बहुत नींद आती थी, पर जब काउंसलिंग सेशन शुरू हुए तो मैं बहुत बेहतर महसूस करने लगी। इस बीच दीपक भी इंदौर आते और हमारे घर आते और मम्मी पापा से और मुझसे मिलकर ही जाते थे। उनके आने से घर का माहौल भी हल्का हो जाता, वरना माँ पापा को दिन रात मेरी और लोरी की चिंता ही सताती रहती। दीपक से जब भी मिलती थी वो मुझे करियर ऑप्शंस के बारे में बताते थे, तो घर में सभी की सोच उस दिशा में मुड़ जाती। मेरी काउंसलिंग चल ही रही थी कि इस बीच एक बार दीपक ने मेरा रिज्यूमे भी तैयार करवा दिया। मैंने प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज में सीवी डाला, जहां से कॉल आया और साल भर के अंदर मुझे जॉब भी मिल गया। नौकरी मिलने की सूचना भी न जाने मैंने क्यों सबसे पहले दीपक को ही दी थी। इसके बाद जब दीपक आए तो पापा ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारी बदौलत ही हमने अपराजिता को वापस पा लिया, वरना हम तो जैसे उसे खो ही बैठे थे। फिर कभी कभी दीपक के फोन आते रहते थे। इधर नौकरी करते करते मुझ में आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। मन में कहीं एक आस थी कि शायद लोरी से मिलने के बहाने कभी सार्थक इंदौर आएंगे। आखिर एक पिता को अपनी औलाद से स्नेह तो होता ही है ना। लेकिन 2 साल होने को आए और इस बीच मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। तब मैंने यह तय कर लिया कि सार्थक से तलाक लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है मेरे पास, क्योंकि वे लोग मेरी मनःस्थिति न तो समझते हैं और न ही कभी समझेंगे। फिर शादी का रिश्ता जब बोझिल हो जाए तो फेरों की गांठ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। खुद को मुक्त करने की चाहत होने लगी थी मुझे और एक दिन मैंने माँ पापा से अपने मन की बात कह दी। महीने भर बाद हमने सार्थक के घर तलाक के कागजात भेज दिए। गाड़ी एक झटके से रुकी और बातचीत का सिलसिला फिर टूट गया। इस ट्रेन को भी इसी तरह रुकना था। मुई कहानी कार की कहानी बीच में अटकने की व्यथा तो समझती ही नहीं, बस रुक गई। इसी बहाने मेरी नजर गई स्टेशन के नाम पर। कांदीवली आ गया है। 3 ही स्टेशन बचे हैं मीरा रोड आने में। हे प्रभु, इनकी बातचीत फिर शुरू हो जाए। अरे कुछ तो जुगत लगाओ ईश्वर, बस ये कहानी पूरी हो जाए। ट्रेन के अचानक रुकने की ओर ध्यान हटाते हुए नंदिता बोली, सच तुम्हें कैसा टाइम देखना पड़ा, पर तुम वाकई बहुत साहसी हो। इन सब से उबर पाना आसान नहीं है अपराजिता। फिर क्या हुआ? शगुन अच्छा है। कहानी की तार जुड़ने की प्रार्थना आज भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली। आप मेरा चेहरा देखते
तो कहानी पूरी होने की आस में लेखक का चेहरा कितना चमकने लगता है, इस बात को खुद ही महसूस करते। मुझे तब और भी गहरा सदमा लगा जब तलाक के कागजों पर दस्तखत करके सार्थक ने उन्हें स्पीड पोस्ट से वापस कर दिया। लोरी बड़ी हो रही थी। उसे जब भी देखती यही लगता कि इसे पिता के प्यार की कितनी जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में उबर पाना वाकई बहुत मुश्किल था। और इसी बीच एक दिन दीपक ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मेरे मन में ढेर सारी आशंकाएं थी। पहली शादी टूट चुकी थी, उसके अपने दंश थे। मैंने उनसे कहा, सिर्फ मैं तो नहीं हूं, मेरे साथ लोरी भी है दीपक। मेरी यह सोच जैसे दीपक को कहीं गहरे तक आहत कर गई। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं लोरी के बिना तुमसे शादी करूंगा? माँ और बेटी को अलग करने की नहीं, बल्कि मैं तो उनके परिवार में एक पिता और पति की कमी को पूरा करने की बात कर रहा हूं। फिर दीपक ने माँ पापा से बात की। 4 महीने पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की और मैं उसके साथ अब बॉम्बे आ गई हूँ। इतने दिनों बाद तुमसे मिली और तुम्हारे बारे में सुनकर अब दीपक और लोरी से मिलने का बहुत मन होने लगा है। लाओ तुम्हारा मोबाइल नंबर दो, किसी दिन राहुल के साथ आती हूँ मिलने। उनका मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता रहा और मैं कहानी के तारों में उलझती रही। भला मेरी रुचि अब उनकी बातों में उतनी कैसी रहती? मेरे अंदर का कलाकार इस घटना की बारीकियों का संज्ञान जो ले रहा था। बोरीवली, भयंदर, और अब तक मुझे अपनी कहानी का शीर्षक नहीं मिल रहा था। उनके बीच चल रही हालिया बातों से परे मैं उनकी पुरानी बातें ही सोच रही थी। हे ईश्वर,